तो हम बात कर रहे थे बेसिकली कि स्टार्टिंग में हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया मैं उसको कंक्लूड कर दे रही हूँ। और हम यहाँ पे मेन जो फोकस है हमारा इनिशियली वो रहेगा आपके कंसेप्ट्स बिल्ड करना, प्लस जितनी आपको इंफॉर्मेशन पता है, जितनी नॉलेज आपको है, उसको कैसे आप क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये वैसे तो आपको मॉडल आंसर में मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उसके बारे में 5 मिनट डिस्कस करते हैं। देन आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस के हिसाब से, उसमें आप अपने आंसर्स लिखें और उसको जो है सबमिट करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ इट इवॉल्व्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। देखने में लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत डिफिकल्ट यूज नहीं करी गई है, सिंपल लैंग्वेज है, तो आपको देखते ही क्वेश्चन समझने में तो कम से कम दिक्कत नहीं होगी। अब जो दिक्कत आती है फर्स्ट, वो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले है ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में है, इसके 2 पार्ट हैं। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पार्ट है, दूसरा है कि इसका ये इवॉल्व कैसे हुआ है। तो 2 पार्ट में फर्स्ट में मुझे इसको डिफाइन करना है और सेकेंड में मुझे क्या बताना है, इसका इवोल्यूशन के बारे में मुझे बताना है, इवोल्यूशन के बारे में मुझे डिस्कस करना है। डिफाइन मैं कैसे करूं, अगर आपको कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है पता है, मतलब सॉरी किसी स्कॉलर की डेफिनेशन नहीं पता है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट हमेशा एक जनरल डेफिनेशन के साथ करिए। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली, अगर आप नॉर्मली बिना किसी स्कॉलर का नाम लिए अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या बेसिकली इट इज एन एक्टिविटी, ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। आप इसको अपने शब्दों में सिंपल वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि इट स्टार्टेड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी इन द ईयर 1887 व्हेन वुड्रो विल्सन्स एसे वाज पब्लिश्ड इन द पॉलिटिकल क्वार्टरली मैगजीन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। उसको फिर आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। फर्स्ट पार्ट में कोशिश करें कि आप 40% का टाइम लें। 40% भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट जो है उतना वो नहीं है आपका, हेवी वेटेज वाला नहीं है। 30 to 40% आपका जो टाइम है वो आपका फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना चाहिए, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन यहाँ पे एक या दो डेफिनेशन अगर आपको याद है, जैसे वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन याद करना बहुत इजी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक लॉ। उनका एक ही फ्रेज है पब्लिक लॉ। जैसे ना कुछ ऐसे आप याद करते हो ना, तो वो मिल जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। विल्सन ने डिफाइन किया एडमिनिस्ट्रेशन को एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक लॉ, और सेम वर्ड यूज किए हैं एल डी वाइट ने, बट उन्होंने लॉ की जगह वर्ड यूज किया पब्लिक पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आपको नहीं याद आता तो आप नॉर्मली ये 2 डेफिनेशन याद रख सकते हो कि एज पर वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक लॉ एंड एल डी वाइट डिफाइंड इट एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। याद रखना, जब आप कोर्ट में यूज करते हो, अपोस्ट्रोफी यूज करते हो, तो आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है, और अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं ध्यान है तो आप इसको एज पर वेबर, एज पर विल्सन, एज पर वाइट, इस तरीके से आप यूज करिएगा, जनरल इसको बना करके लिखिएगा। राइट, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन का काम कि डिफाइन करना है आपने व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन सेकंड हमारा काम है कि हाउ इट इवॉल्व्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। कैसे आप स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 1887 से। यहाँ पर आप बताएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वुड्रो विल्सन कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उससे पहले क्या था। इट वाज स्टडीड, ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई स्टडी नहीं हुई है, डेफिनेटली हुई है, बट इट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। व्हाई, बिकॉज ही पब्लिश्ड एन एसे। वो ऐसे जो है वो सेमिनल कंट्रीब्यूशन है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। आप उनके बारे में फिर 2-3 लाइनें बता सकते हो कि उन्होंने अपने ऐसे में क्या लिखा था। जैसे ही ट्राई टू
एक्सप्लेन कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बोला। उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल डाइकोटमी की उन्होंने बात करी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात करी। फिर आप एक या दो लाइन में थोड़ा बहुत जो इनका जनरल इवोल्यूशन रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन कंक्लूड इट कि अभी भी इसके ऊपर जो है वो स्टडीज या इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चल रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चीजों को सही से स्ट्रक्चर करके, जो आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। लिख पाएंगे आप इसको? लिख पाएंगे शिवम? लिख पाएंगे, हंसना नहीं है, लिखना है। हाँ जी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अभी 8 बजे हैं एग्जैक्टली, सो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम। एग्जैक्ट आप 8:10 पे अपना फर्स्ट आंसर जो है वो फिनिश करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके लिए आप 150 वर्ड यूज करिए, 150 टू मैक्सिमम 200, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, यानी 1.5 से 2 पेज के बीच में। 100 वर्ड मीन्स 1 पेज रफली माना जाता है। तो 1.5 से 2 पेज के अंदर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट आपका पूरा हो चुका है स्कैन करके सेंड करने के लिए। सबने भेज दिया? कोई ना, लास्ट में भेज देना। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में? कोई ना, बाद में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। बट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन बहुत से ऐसा लग रहा था कि चीजों में जैसे मतलब एक ये से जाता तक कोटे आता, उसके बाद दूसरा कोटे आ गया, क्योंकि वो ऐसा टाइम पे चल रहा था, तो लग रहा था यार कितना टाइम चल जाएगा, फिर वो ऐसा पहले कहानी वो बात ठीक है एक कोटे। ओके, और आपका शिवम? अच्छा था, थोड़ा सा और होता तो ओके, और आपका प्रांशु? टाइमर के हिसाब से बहुत सी चीजें रह गई थी और अच्छे से करके ले सकते। यही चीज हमें इम्प्रूव करनी है। जो ये फीलिंग है ना कि टाइमर की वजह से कुछ चीजें रह गई, अब आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप विद इन टाइम कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अपने आंसर को लिख पाते हो। ये लास्ट में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि सॉरी, कि मुझे अगर 1-2 मिनट और मिल जाते तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता था। इसका मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ आपको, क्या कर सकते हो आप। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो, क्वेश्चन को रीड करते ही पेंसिल रखो अपने पास में और हमेशा उसकी एक आउटलाइन डिजाइन करो, ठीक है? आउटलाइन में पेंसिल से लिखो कि इंट्रो में मुझे क्या बताना है, जैसे मुझे उसका इवोल्यूशन बताना है या मुझे वुड्रो विल्सन के बारे में जिक्र करना है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। बट ऑलवेज डिजाइन आउटलाइन, हमेशा डिजाइन करो। सेकेंड, इंट्रो के बाद में मुझे बॉडी में क्या क्या मेंशन करना है। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो ना कि मान लो मुझे इसमें मेंशन करना, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे ना डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन मान लो मुझे इसकी लिखनी है, मुझे इस ऑथर की लिखनी है, एंड देन मुझे पार्ट 2 पे फोकस करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 पे मुझे फोकस करना है, उसमें मुझे ये चीज़ें मेंशन करनी है और कंक्लूड मुझे करना है। जब इस तरीके से आप आउटलाइन बना लोगे ना, तो एक तो आपको डर नहीं रहेगा कि मुझसे कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, और दूसरा आप विद इन टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओगे क्वेश्चन को विद इन अ टाइम लिमिट। आपको ना बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बार बार माइंड में क्वेश्चन को रखना नहीं पड़ेगा कि क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया। जस्ट हैव टू लुक एट द आउटलाइन कि ओके ये चीजें हैं। आउटलाइन से एक चीज और बहुत अच्छी होती है, आप सीक्वेंस में लिख सकते हो। आउटलाइन से आप सीक्वेंस में लिख सकते हो। कई बार आपने सुना होगा ना, क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपने एक पॉइंट पे बात करी, सडनली आप दूसरे पॉइंट पे स्विच कर गए, बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है, क्यों स्विच कर गए किसी को नहीं पता।
तो आउटलाइन जब आप डिजाइन करते हो तो आप एक सीक्वेंस में रखते हो उस चीज को, आप हमेशा चेंज भी कर सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये विद प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव होती जाएगी, बट हाँ सीक्वेंस में जो है चीजें आप उसको अच्छे से देख पाओगे, पॉइंट्स कनेक्ट करने में आपको आसानी रहेगी। ये आप अडॉप्ट कर सकते हो फॉर फर्स्ट 30 सेकेंड, इसके ऊपर 5 मिनट मत लगा देना, पता चले 50% टाइम आपका इस पे जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमेशा आपका जो क्वेश्चन होता है इट फॉलोज अ पैटर्न। हम किसी से बात करते हैं, ये एक प्रकार का डायलॉग ही होता है, क्वेश्चन इज नथिंग बट अ रिटन डायलॉग, बट इट्स स्ट्रक्चर डायलॉग, अ फॉर्मल डायलॉग। आप यहाँ पे इनफॉर्मल होने का स्कोप नहीं रख सकते। यू कांट हैव अ फनी जॉक विद योर सीनियर, यू हैव टू बी फॉर्मल विद देम अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट देयर पर्सनालिटी। सिमिलर अप्रोच आपकी यहाँ पर होनी चाहिए कि आई जस्ट हैव टू इंगेज इन द डायलॉग, एन इंटरेक्टिव डायलॉग, आई हैव टू प्रेजेंट माई पॉइंट, बट ऑल्सो आई हैव टू बी वेरी फॉर्मल। शब्दों का आपको ध्यान रखना चाहिए, टाइम का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे होता है ना, जस्ट इमेजिन करो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुके हैं, आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, आपके पास कोई पर्सन आता है विद इन टाइम लिमिट, आपको वो कोई बात वो कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई शिकायत है, कोई सीरियस ही मुद्दा है, मान लो वो बात कहने की कोशिश कर रहा है, बट आपको भी ध्यान रखना है कि आपको टाइम है, इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटा बैठ के आप उसकी बात सुनो, मुद्दा सीरियस है, टाइम कम है, इसलिए आप कहोगे कि हाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिर्फ मुझे वो बताओ, क्या हुआ, क्या नाम है, क्या इशू है, बताओ क्या किसके खिलाफ शिकायत करनी है, क्या इशू आ रहा है। तो आप मेन पॉइंट को पिक करते हो। तो यहाँ पर भी आपके साथ वही होता है, प्रोफेसर कांट अफोर्ड टू हैव अ चैट विद यू, इनफॉर्मल चैट, यू हैव टू बी फॉर्मल। इसके लिए क्या करो, आपने अपने पेपर को या अपने आंसर को आपने 3 हिस्सों में बांट लिया, 3 पार्ट्स में बांट लिया, उन 3 पार्ट्स में टाइम को एलोकेट करो। आपको 10 मिनट यहाँ पर देने हैं, 10 मिनट में से मान लो आपने 30 सेकेंड इसमें लगा दी आउटलाइन को डिजाइन करने में, और 30 सेकेंड में मान के चलती हूँ आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, समझने में, उसमें चलेगा। 1 मिनट आपका यहाँ चला गया, बीच में हो सकता है ध्यान भी भटक जाए, हाथ दर्द करने लगे, पेन में कोई दिक्कत आ जाए, तो 1 मिनट आपका यहाँ पे चलेगा। बचे हमारे पास 9 मिनट। 9 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट ही आप इंट्रोडक्शन में लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन में लग रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी क्रिस्प, 3 to 4 लाइन एट मैक्स रुकना है वहां पे, एक बेस तैयार करना है कि हम ये बात कहने वाले हैं। अब जैसे आप वहां पे खड़े हो, मान लो आपके सामने कोई पर्सन खड़ा और वो बोले कि साहब मेरी ना जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो पूछे भाई तेरा नाम तो बता, कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, क्या हुआ, पहले वो तो बता, फिर बता कि अपने जमीन का इशू है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप वो बताओ। सो ऑलवेज गिव कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट यू आर सेइंग, कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन, बट वो कॉन्टेक्स्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि साहब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर यहाँ बना हुआ है, कच्चा घर बना हुआ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे को ये शिकायत आ रही है। इट शुड नॉट बी वेरी वेग, इट शुड नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट, इट शुड नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, इट शुड बी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इट विल कम विद द प्रैक्टिस। देन आप इंट्रोडक्शन के बाद में जब आप बॉडी पे जाते हो, मतलब मेन जो कंटेंट है उस पर आप शिफ्ट करते हो, तो यू कैन एलोकेट 5 to 6 मिनट हियर। 5 से 6 मिनट आपका जो मेजर चंक है, मेजर जो डिस्कशन है, वो नॉर्मली इसी सेक्शन में होता है। तो 5 to 6 मिनट यू कैन अफोर्ड टू गिव हेयर। इसमें आपको हो सकता है डायग्राम बनाने हैं, आपको मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई सब हेडिंग डालनी है, कुछ भी आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, तो आप 5 से 6 मिनट जो है वो यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। और ये मैं इनिशियली बता रही हूँ, एज द टाइम प्रोग्रेस मैं आपको इससे कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट राइट नाउ हाउ टू अप्रोच अ 10 मार्क क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। एंड देन टेक 1 or 2 मिनट टू डिसाइड हाउ यू वांट टू कंक्लूड इट, ठीक है, टेक 1 or 2 मिनट टू डिसाइड हाउ यू वांट टू कंक्लूड इट, ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर आंसर टू बी वेरी अप्रोप्रिएट इन 10 मिनट्स। इज दिस हेल्पफुल? Okay, can we go to the next question? खुद रीड कर लो एक बार। ओके, क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न डे सोसाइटी। ध्यान रखना,
दो चीजों को मैं यहाँ पे आज वाले क्वेश्चन में मैंने दो चीजों को मिक्स किया है। अगर आप डिफरेंस पकड़ पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा। मैं फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रही हूँ एज अ डिसिप्लिन इसका नेचर कैसा है, और सेकंड पार्ट में मैं आपसे पूछ रही हूँ एज एन एक्टिविटी इसका कैसे रोल चेंज हो रहा है। नॉर्मली आपसे एक ही फ्लो में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही फ्लो में, कि एज अ डिसिप्लिन ही वो बात करेंगे, एज एन एक्टिविटी वो बात करेंगे। बट यहाँ पर मैंने दो एस्पेक्ट उठाए हैं। मैं फर्स्ट पार्ट में आपसे एज ए डिसिप्लिन पूछ रही हूँ, सेकंड पार्ट में मैं एज एन एक्टिविटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आपसे पूछ रही हूँ। सो डिस्कस द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे? नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्ट विद नॉर्मली डिफाइनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मली डिफाइनिंग, जनरल डेफिनेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप एक या दो लाइन बताइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक लाइन में डिफाइन कीजिए, या ये कह सकते हैं कि वेरियस स्कॉलर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टार्टेड इन 1887। various scholars tried to define its boundaries, its scope, its nature. Here we can see this thing. उसको समराइज करिए, दो पॉइंट लिखिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, प्रोसीड करिए, एक्सप्लेन करिए, आगे बढ़िए। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। जब भी आपको व्यू पॉइंट बताने हो, डिफरेंट अप्रोचेस बतानी हो, डिफरेंट मीनिंग बताने हो, तो आप इसको इसके लिए लाइन यूज कर सकते हो कि वेरियस स्कॉलर्स ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, वेरियस स्कॉलर्स ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग, एंड दीज आर द कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। दो व्यू पॉइंट हमारे सामने आते हैं। After observing there or after reading various scholars, we can conclude that there are two prominent view to explain the nature of public administration. ठीक है, उसको कंक्लूड करिए। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे। देन स्टार्ट विद व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न डे सोसाइटी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वैसे ये टॉपिक जो है वो स्कोप और इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके बारे में कल हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बट मैंने यहाँ पे इसको इसीलिए रखा है थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, थोड़ा सा आपके व्यूज निकल के आएंगे, तो आप कल वाले टॉपिक में और भी अच्छे से आप इस पे फोकस कर पाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न डे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है? एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, डॉनहम है, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक। तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कभी सिविलाइजेशन फेल होती है, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही ना बहुत सारे कॉट हैं, बहुत सारे, रामसेमर का है, डॉनहम का है, एल डिवाइड का है, सबके कॉट दे रखे हैं वहां पे ना, एक एक दो दो लाइन आपके नोट्स में भी होंगे। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया कि व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। जब से आपकी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप यूज करिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज ओल्ड एज द सोसाइटी इटसेल्फ, एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, एंड मैनी स्कॉलर्स एग्री ऑन दिस व्यू दैट इफ द सिविलाइजेशन फेल्स, इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन फेल हुई, तो हमें अभी तक रीजन नहीं पता। तो कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा होगा, वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा, वो फेल हो गया होगा, उस वजह से शायद वो पूरी स्ट्रक्चर तबाह हुई होगी। हालांकि ये एक उतना डोमिनेंट व्यू नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के, बट डेफिनेटली होता है। सोसाइटी में स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम आपका एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है। हमारे पॉलिटिशियंस तो 5 साल में नहीं आ जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी कौन मेंटेन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिसीजंस, ये सारी चीज कौन इंश्योर करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है। सो व्हाट इट्स रोल? रोल में हम जैसे इवोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक टाइम था जब एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमल रोल प्ले कर रहा था, बिकॉज स्टेट वाज मिनिमलिस्टिक, बहुत कम। स्टेट का काम था लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, तो पुलिस स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन, देयर वाज अ टाइम व्हेन पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में आपने देखा होगा 1950s में जब हम आजाद हुए, जब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तो स्टेट ने एक एक्टिव रोल अपनाया, एंड हम पहुंच गए वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में। वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट भी एक टाइम पे जाकर के लोगों को लगा कितना नहीं है, यूजफुल नहीं है, और अब हम जा चुके हैं डेवलपमेंट के स्टेज में। अब हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट का रोल अपनाए, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट करे। कैसे करे? सोसाइटी में एक एक्टिव रोल प्ले करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ पूछना है?
ठीक है, तो आपके पास टाइम है 10 मिनट का अगेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले 30 सेकेंड्स आपने लेने हैं, एक आउटलाइन डिजाइन करनी है कि आप इसके अंदर क्या क्या मेंशन करने वाले हैं, और उसके बाद में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 8:27 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8:37 तक का टाइम आपके पास। लास्ट डिपार्टमेंट में देते हैं, मतलब कंटेंट लिख नहीं पाया। अच्छा, और आपने कितना पहले लिखा है शिवम? मैंने 33 या 34 में लिख लिया? कुछ लिखा भी है या बस लिख के रख दिया? और आपका? ओके ओके, मृदुला आप बताइए, आपने क्या प्रॉब्लम फेस की इस क्वेश्चन में? मैंने फर्स्ट पार्ट में शायद मेरा से एक्सप्रेस तो ले समझ में कर दिया था, लेकिन सेकंड पार्ट आते आते ना मुझे मतलब कंटेंट के खिलाफ थोड़ा सा दिक्कत आई कि मतलब जैसे मतलब कंटेंट को लिख नहीं पा रहा हूँ कैसे। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसमें छोटा सा पैराग्राफ लिखा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही तो उसमें सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी बढ़ जाएगा, तो उसमें एग्जांपल दे दिया। मैं ना क्लास 10th में थी, तो सोशल स्टडीज आपको पता ही है कैसी होती है। स्कूल टाइम में थे, उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं था। अब तो सोशल स्टडीज में ठीक ठाक है, बट उस टाइम वैसे थे ठीक ठाक बोर्ड में। तो ना हमारे टेस्ट होते थे रेगुलर बेसिस पे, और हम ऐसे ना गार्डन में टीचर बैठा देते थे, और गार्डन में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट मतलब छोटा था, 15 मिनट में कंप्लीट कर दो, दो दो तीन तीन क्वेश्चन का डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, तो उसकी हैबिचुअल हो जाती थी। तो मेरे लिए कहा जाता था हमेशा, मैं इसमें खुद वो कहते हैं ना, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है, बट हाँ, हमारे टीचर कहते थे कि मनीषा नोज हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर। बेसिकली उस टाइम पे भी, स्कूल से लेकर के बाद में भी, कॉलेज टाइम पर भी ये था कि कम शब्दों में बात कहनी हो तो शी नोज हाउ टू राइट इट। ठीक ठाक था मतलब मेरा। तो एक बार ये था कि बस मुंह उठा के चले गए। हमारे टीचर है ना, एक दिन पहले हमें एक्सप्लेन करते थे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था कि शाम मतलब वो टॉपिक जो कल टेस्ट होने वाला है वो एक्सप्लेन करेंगे, अगले दिन आते ही फटाफट बोलेंगे गार्डन में बैठो, क्वेश्चन को डिक्टेट किया, आंसर लिखा, और फटाक से चेक करा और वो भेज दिया। तो जो सुनते थे हम, उससे थोड़ा बहुत रिटेन हो जाता था। आपको पता है 10th क्लास में ना वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, और पूछा गया था कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। उस कोई इवेंट था, उसका पूछा था कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर प्रभाव क्या पड़ा। अब आता जाता किसको नहीं, मेरे से आगे बैठे उनको भी नहीं आता, मेरे पीछे बैठे उनको भी नहीं आता, तो दे आर लाइक कि मनीषा कुछ बता दे कुछ बता दे। तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम किया था उसको, शब्दों के साथ खेलना किसको कहते हैं। तो आई वाज लाइक कि इस घटना का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ। वर्ग संघर्ष को खत्म करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 5 से 6 लाइन लिखी थी, जिसमें मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है क्या नहीं, लेकिन आई जस्ट प्लेड विद द वर्ड्स कि इसका ये प्रभाव पड़ा, इसने ये भूमिका निभाई, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट प्लेड दिस पार्ट, इट लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इट वॉज वो कहते हैं ना, समाज को बदलने में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इस तरीके से हमने जिस शब्दों के साथ खेला, और उसके बाद में हमारे टीचर ने कहना स्टार्ट किया था कि आई नो शी डोंट नो अ वर्ड अबाउट द टॉपिक, बट उसने सिर्फ क्या किया है, शब्दों के साथ खेला। गलत भी नहीं है, टीचर को चलो वो 5 नहीं देगा मुझे एग्जैक्टली, बट 2 मार्क्स तो देगा ही देगा। तो इट्स ओके इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो कंक्रीट फैक्ट्स, बट यू शुड नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। दैट्स दी, आई थिंक ये चीजें हमें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। कॉलेज में जब हम आते हैं तो ये चीज और भी ज्यादा हमें कंक्रीट होती जाती है, होती है ना, कि थोड़ा सा आइडिया हो। हमारे कॉलेज में जैसे मुझे याद है 16 नंबर का और 2 सेट आते थे, एक 16 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर में किसको याद होगा इतना, आप कितना ही पढ़ लो, चाहे आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन याद करके नहीं जा सकते। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उसके अराउंड से घूम घूम के वी कैन फ्रेम द एंटायर क्वेश्चन। चलो 16 नहीं आएंगे, 12 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, आएंगे तो सही। बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि वी राइट समथिंग एंड वी राइट अराउंड द मेन टॉपिक। कल मैंने बताया था ना, थीम के अराउंड घूमो, उससे बाहर मत जाओ। बाहर जाओगे तो सामने वाले को लगेगा
कि गड़बड़ है, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, वो क्रॉस कर देगा सीधा। बी विद द लिमिट, बी इन द लिमिट्स, बी विद द बाउंड्रीज, राइट। एक्सप्लोर करो शब्दों के साथ, बी फ्रेंड विद द वर्ड्स, एंड यू कैन जस्ट एक्सेल इन द आंसर राइटिंग। नॉलेज का फ्लो इसी तरीके से होता है। हमारे लिए कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब तक आपको नहीं पता आपके लिए वो चीज़ सिंपल ही है, नहीं पता नहीं पता। देन व्हेन यू गेट टू नो इट, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, आप उस स्टेज में हो। जब आप इस स्टेज से निकल जाओगे, जब आप इसके बारे में स्टडी करोगे, लिखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो फिर आपके लिए अगेन चीज़ें सिंपल होती जाएंगी। आप इजीली उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे पाओगे, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने घंटा भर ले लिया टाइम।